यस, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं साइंस को। साइंस के 2025 के जो एग्जाम यहाँ पर हुई है उसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इससे पहले 2 सेशन हो चुके हैं, जरूर से आप उन सेशन को विजिट करिएगा। उसमें भी आपको साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही बात की जाए बैचेस की, तो साइंस का एक फाउंडेशन बैच यहाँ पर अवेलेबल है, जिसको अगर आप लेते हैं, जिसमें आपको प्री प्लस मेंस है ना, यानी कि बेसिक टू एडवांस हर एक चीज को प्रिपेयर करवाया जाएगा। ठीक है, और उसमें वीडियो क्लासेस आपको मिलेगी, लाइव क्लासेस रहेगी, और साथ ही 5000 एमसीक्यूज यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, और वो सारे ही आपके चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज रहेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जब प्रकाश की एक तेज किरण निम्नलिखित विलयनों से गुजारी जाती है तो किसमें टिंडल शंकु आपको विजिबल होगा? ठीक है, अब पहला ऑप्शन है सैंड इन वाटर, अगर पानी में रेत को डाल दिया जाए। दूसरा ये बोल रहा है चीनी का जो घोल होगा, यहाँ पर अपन कहें कि शुगर सॉल्यूशन होगा, गोल्ड सॉल्यूशन यहाँ पर होगा, या फिर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन यहाँ पर होगा। अब जब भी हम लोग इस प्रकार से बात करते हैं, टिंडल इफेक्ट की बात करते हैं या ब्राउनी गति की बात करते हैं, मतलब ये कौन से वाले चैप्टर से पूछा गया है? ये आपसे पूछा गया है सॉल्यूशन चैप्टर से, विलियन चैप्टर से। अब हमने दो प्रकार के विलियन को देखा है, या तो वो ट्रू सॉल्यूशन यहाँ पर हो, है ना, जिसे अपन बोलते हैं ना ट्रू सॉल्यूशन, प्योर सॉल्यूशन जो रहेगा, प्योर विलियन जो यहाँ पर रहेगा। ठीक है, और दूसरा जो अपना सत्य सॉल्यूशन या सत्य विलियन नहीं होगा, इसमें सबसे पहले आपका आ जाता है सस्पेंशन, है ना, जिसको अपन कहते हैं निलंबन। ठीक है, एक तो आपका निलंबन यहाँ से आ जाएगा, सबसे पहली चीज आपकी हो जाएगी कौन सी? निलंबन यहाँ से हो गई। और दूसरा क्या हो जाएगा? कोलाइडी सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको डिवाइड किया जाता है। तो विलियन दो प्रकार के होते हैं, एक आपका ट्रू सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाएगा, है ना, ट्रू सॉल्यूशन मतलब एक आदर्श विलियन जिसे अपन कहते हैं। ठीक है, और दूसरे जो नॉर्मल यहाँ पर होंगे, है ना, जिसमें कण विजिबल होंगे या कुछ ना कुछ मात्रा रहेगी कणों की, वो आपका हो जाएगा पहला सस्पेंशन, जिसको आपने निलंबन कहा है, और दूसरा आपका हो जाएगा कोलाइडी सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि जब प्रकाश की एक किरण निम्नलिखित में से इन विलयनों में से गुजारी जाए तो आपको उसमें से टिंडल शंकु दिखाई देगा। जस्ट लाइक ये पानी का भी अपन मान लेते हैं कि इसके अंदर पानी है। यहाँ पर हमने टॉर्च रखी है, टॉर्च की रोशनी जा रही है, तो ये रोशनी आपको दिखाई देगी, मतलब इस रोशनी में आपको वो कण दिखाई देंगे। अगर आप पानी में रेत मिलाओगे तो डेफिनेटली रेत के कण बड़े बड़े यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो इसमें इतने अच्छे से विजिबल नहीं होगा। ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? ये सॉल्यूशन कहलाता है आपका सस्पेंशन, निलंबन के कण जिसे अपन कहते हैं। ठीक है, चीनी का घोल या नमक का विलयन अगर होता तो वो पूरे तरीके से घुल जाता, तो ये अपना आदर्श विलयन हो गया, ट्रू सॉल्यूशन यहाँ पर हो गया, तो इसमें तो विजिबल ही नहीं होगा। इसके तो बिल्कुल बोल सकते हैं ना कि आपको नॉर्मल पानी ही लगेगा अगर उसमें चीनी भी घुली हुई है या नमक भी घुला हुआ है। तीसरा सॉल्यूशन हो जाएगा गोल्ड सॉल्यूशन, जैसे लाइक आपने शीमर देखा होगा, है ना, शीमर सॉल्यूशन जो यहाँ पर होता है कि बिल्कुल गोल्ड उसमें घुल चुका है, पानी का रंग ही कैसा हो चुका है? गोल्डन। तो कण इतने बारीक यहाँ पर होते हैं। तो बेसिकली जो कोलाइडी सॉल्यूशन होता है उसमें कणों का आकार जो होता है 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक यहाँ पर हो सकता है। जैसे कि मिल्क सॉल्यूशन हो गया, धुंध फोग यहाँ पर हो गया, स्टार्च का सॉल्यूशन यहाँ पर हो गया। तो ये सब चीजें किसमें होती है? इन वाले में आप देखोगे ना तो कण की कुछ ना कुछ मात्रा हल्की सी विजिबल रहती है ना, बारीक कण यहाँ पर होते हैं, है ना। ये वाली चीज सामान्य फिल्टर पेपर से गुजारोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, फिल्टर में सारा पानी, सारा सॉल्यूशन निकल जाएगा, है ना। अब ये स्वर्ण विलयन हो गया, मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा आपको? कोलाइडी। जब ये कण इससे गुजरेंगे तो आपको प्रकाश का मार्ग इजीली विजिबल हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक कोन टाइप का या शंकु टाइप का आपको विजिबल होगा। और लास्ट बचा है कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट पानी में अच्छे से घुल जाता है, CuSO4 पानी में अच्छे से घुल जाता है, तो ये भी बिल्कुल वैसा रहेगा कि इसके कण विजिबल नहीं होंगे। कणों का साइज बहुत छोटा होगा, जस्ट लाइक कि 1 नैनोमीटर से भी कम का होगा। जैसे आप बोल रहे हो कि पानी में आपने शक्कर मिला रखी, वैसे ही पानी में कॉपर सल्फेट घुल जाता है। ठीक है, तो अभी इसने पूछा था कि कौन सा सॉल्यूशन यहाँ पर टिंडल कोन दिखाएगा, तो टिंडल कोन कौन दिखा सकता है? टिंडल कोन यहाँ पर केवल और केवल गोल्ड सॉल्यूशन दिखा सकता है। पानी में रेत के कण इजीली बड़े बड़े होंगे तो आपको यहाँ पर ये कोन विजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो केवल और केवल आपका जो स्वर्ण विलियन है वो ही यहाँ पर क्या कर पाएगा? सॉल्यूशन दिखा पाएगा। ठीक है, अब बाकी ऑप्शन क्या था? एक CuSO4 था, CuSO4 यहाँ पर नमक और पानी का मिश्रण यहाँ पर हो गया, ये सब किस में चले गए? ट्रू सॉल्यूशन, आदर्श विलयन में यहाँ पर चले गए। ठीक है, पानी में रेत का जो मिश्रण यहाँ पर हो गया, क्योंकि रेत के कण बड़े बड़े होंगे, पत्थर भी आप कह दोगे, तो उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें कहा जाएगा सस्पेंशन। ठीक है, एक बार मैं और आपको डिफरेंस क्लियर करवा देती हूँ, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है।
जैसे सबसे पहले कणों की साइज की बात करें तो जो आदर्श विलयन होता है उसमें कण बहुत छोटे होते हैं कि नग्न आंखों से वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं होंगे। कोलाइडी में मध्यम यानी 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में हो सकता है सॉल्यूशन। और सस्पेंशन की बात करें तो इसमें कणों का साइज जो है बड़ा रहेगा, 1000 से ज्यादा का ही रहेगा, तो इसको आसानी से देखा जा सकता है ना, नग्न आंखों से। ठीक है। और इसमें जो कणों की बात की जाएगी तो एक साथ सब एक जैसे ही दिखते हैं, पानी वगैरह में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। कोलाइडी देखने में एक साथ एक जैसे ही लगते हैं, बट वास्तव में देखा जाए तो ये क्या होगा, एक मिश्रण, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन जिसे कहा जाता है। निलंबन में स्पष्ट रूप से मिश्रित यहाँ पर रहेंगे, हेट्रोजीनियस, है ना, मतलब उन कणों को देखा जा सकता है। ठीक है। अब इसका जो सॉल्यूशन होगा आदर्श विलयन का वो पारदर्शी। आप दिमाग में बस एक इमेज रखो इसके लिए कि पानी और नमक का घोल। ठीक है, नमक दिखेगा नहीं पानी में घुलने के बाद। ठीक है। अब इसका देखोगे तो ये सेमी ट्रांसपेरेंट यहाँ पर होगा, गोल्ड सॉल्यूशन आपने यहाँ पर देख लिया, मिल्क यहाँ पर हो गया, तो सेमी ट्रांसपेरेंट। ठीक है। और निलंबन अपारदर्शी और धुंधला यहाँ पर होगा, पानी में रेत होगी तो वो पारदर्शी नहीं रहेगा। ठीक है। इसको फिल्टर पेपर से जो अपन बोलेंगे, फिल्टर पेपर से इसको नहीं छाना जा सकता है ना, मतलब फिल्टर पेपर से नमक के कण को या CuSO4 के कण को और पानी को अलग नहीं कर सकते। और कोलाइडी में भी देखोगे तो जनरली ये रुकेगा नहीं, ये भी फिल्टर पेपर में कुछ नहीं बचेगा, अलग अलग नहीं कर सकते। और निलंबन में आसानी से इसको फिल्टर किया जा सकता है। ठीक है। तलछट बनेगी क्या, क्या वो सेटिंग होगा क्या, मतलब आपने 1 घंटे तक उस बीकर को ऐसे ही रखा तो क्या ये कण नीचे बैठ जाएंगे क्या, क्या नमक के कण नीचे बैठ जाएंगे क्या, तो नहीं बैठेंगे। कोलाइडी में भी जनरली नहीं बैठते हैं। ठीक है। और निलंबन की बात करेंगे तो हाँ, जैसे जैसे समय होगा, रेत के कण हो गए, कंकड़ हो गई, मिट्टी हो गई, ये कण नीचे बैठते जाते हैं। ठीक है। तो आसानी से ये सेटल हो जाते हैं तली में। ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन ट्रू सॉल्यूशन में नहीं दिखेगा, प्रकाश का प्रकीर्णन कोलाइडी में रहेगा, और निलंबन में प्रकाश का प्रकीर्णन बिखराव रहेगा। ठीक है। एग्जाम्पल, नमक पानी का सॉल्यूशन, नमक चीनी का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है। कोलाइडी में दूध, धून, स्टार्च घोल यहाँ पर हो गया। निलंबन मिट्टी वाला पानी, चौक पाउडर पानी के अंदर, ये सब क्या हो गए, सस्पेंशन हो गए। ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन एक अपने आप में आप समझो कि एक एक टॉपिक अपन कंप्लीट कर रहे हैं। पहला टॉपिक अपन ने सॉल्यूशन से किया, है ना, सॉल्यूशन के प्रकार अपन ने देख लिया, आदर्श विलयन यहाँ पर हो गया, या फिर हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन यहाँ पर हो गया, मिश्रण हो गया, मिश्रण में कोलाइडी हो गया, एक सस्पेंशन हो गया। ठीक है, विलयन टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगला देखिएगा, सामान्यतः अध्ययन की गई धातु में से कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील मानी जाती है, मतलब कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी, जो हाईली रिएक्टिव होगी। लोहा ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो लोहा ऑक्सीजन के साथ क्रिया तो नहीं करेगा। ठीक है। जिंक यहाँ पर हो गया, सोडियम हो गया और मैग्नीशियम हो गया। अब आपको पता है कि सोडियम को खुली हवा में नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि सोडियम बहुत ही मतलब हाईली रिएक्टिव माना जाता है, वो खुली हवा में नहीं रख सकते, आप उसको पानी में भी नहीं रख सकते, तो कहाँ पर रखते हो, कैरोसिन में रखते हो, जो कि जनरल साइंस में यूजुअली पूछा जाता है कि कैरोसिन को कहाँ स्टोर किया जाता है, तो सोडियम को कहाँ स्टोर किया जाता है, तो कैरोसिन में। ठीक है। मैग्नीशियम भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, है ना, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना देता है। इसीलिए आपने देखा होगा क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको साफ क्यों किया जाता है, क्योंकि जब ये वायु में रहता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की उसके ऊपर लेयर जल जाती है, तो जब उसको जलाया जाएगा तो वो अच्छे से नहीं जलेगा। इसीलिए पहले उसको साफ किया जाता है ताकि जो ऑक्साइड की लेयर है वो उस पे से रिमूव हो जाए और फिर मैग्नीशियम को यहाँ पर जलाया जाता है। ये एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है। तो अब आप बताओ सोडियम और मैग्नीशियम में हाईली रिएक्टिव कौन है, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर डेफिनेटली सोडियम नहीं होता ऑप्शन में तो फिर अपन जाते हैं मैग्नीशियम के पास। तो अपन एक बार रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे। अपन ने ये वाली शॉर्ट ट्रिक देखी है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। ठीक है, ये अपनी ट्रिक है, हर एक फर्स्ट लेटर जो है अपने आप में एक मेटल और इनके बारे में बताएगा। ठीक है। प्लीज से आपका पोटेशियम हो गया, एस से आपका सोडियम हो गया, है ना, तो अभी अपन ने सोडियम देखा था। ठीक है। और क्या था ऑप्शन में, मैग्नीशियम था, है ना, जैसे अपन लिख लेते हैं, पहला अपना सोडियम यहाँ पर हो गया, दूसरा अपना मैग्नीशियम यहाँ पर हो गया। ठीक है। अगला आपका जिंक यहाँ पर हो गया। ठीक है, ये भी अभी ऑप्शन में था। ठीक है, तो अभी इन तीनों से ही आप अगर कंपैरिजन करके देखोगे, और एक आयरन भी आपका ऑप्शन में था। ठीक है, ये चार अभी आपके पास ऑप्शन थे। सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया, उससे कम मैग्नीशियम हो गया, उससे कम जिंक हो गया, और सबसे कम यहाँ पर आयरन हो गया, क्योंकि आयरन पानी के साथ भी क्रिया नहीं करता है, लेकिन जो स्टीम होती है, जो भाप होती है, उसके साथ फिर वो रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तो अभी अपने को क्या ढूंढना था कि हाईली रिएक्टिव कौन है, तो हाईली रिएक्टिव सोडियम है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि लिस्ट रिएक्टिव में आपका सिल्वर गोल्ड लिस्ट रिएक्टिव हो गए। ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि आयरन और कॉपर में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है।
कौन से रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सा विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करेगा, आयरन करेगा, कॉपर करेगा, तो डेफिनेटली आयरन और कॉपर में से आयरन विस्थापित कर देगा कॉपर के साथ जो भी होगा, कॉपर कार्बोनेट होगा, कॉपर सल्फेट होगा, तो आयरन उसके सल्फेट को अपने साथ लेकर आ जाएगा, तो FeSO4 बन जाएगा, प्लस कॉपर यहाँ पर अकेला रह जाएगा। जस्ट लाइक कि मैं एक रिएक्शन लिखती हूँ, CuSO4 की क्रिया, मतलब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर लोहे की कीलें डाल दी जाए, है ना, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, FeSO4 का हरा सॉल्यूशन बन जाएगा, और क्या बच जाएगा, कॉपर यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है क्या, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो हाँ, ये रिएक्शन पॉसिबल है, क्योंकि हमारा आयरन, लोहा जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये सल्फेट को अपने साथ लेकर आ जाएगा, और कॉपर क्या रह जाएगा, अकेला रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमने जब केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी उस वाले चैप्टर में भी देखा इस बारे में। ठीक है, तो हर एक चीज अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस पेपर्स में देखने को मिलेंगे, और ये सारे अभी 2025 एग्जाम के ही क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक 20 वर्षीय व्यक्ति के हाथ और जबड़े बड़े हो गए, लेकिन उसकी ऊंचाई अभी भी सामान्यतः ही है। ठीक है, उसे कौन से कारण को अच्छे तरीके से समझा सकता है, मतलब इस बच्चे को या इस व्यक्ति को, बच्चा नहीं 20 वर्षीय बालक बोला है, तो 20 वर्षीय इस व्यक्ति को क्या दिक्कत यहाँ पर हो सकती है, कौन सी समस्या से ये व्यक्ति यहाँ पर जूझ रहा है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो क्या आंसर यहाँ से हो सकता है, कौन सी चीज इस व्यक्ति में देखी जा सकती है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझ में आ गया कि डिसीज किस प्रकार की हो सकती है। ठीक है, एक 20 वर्षीय व्यक्ति के हाथ और जबड़े बड़े हो रहे हैं, लेकिन ऊंचाई जनरली, जैसे एक 20 साल के व्यक्ति की कंडीशन होती है, जितनी हाइट उसकी रहती है उतनी ही रहेगी, लेकिन वो थोड़ा एजेड लगने लगा होगा, है ना, थोड़ा आयु में लगने लगा होगा, थोड़ा ज्यादा बड़ा लग रहा होगा। क्यों, क्योंकि उसके हाथ बड़े हो गए। ठीक है, जबड़ा बड़ा हो गया, ये वाली चीज है। ठीक है, जो यहाँ पर बढ़ गई है, तो वो ऐसा लगने लगा होगा कि 35 से 40 साल का, है ना। अब ये चीज क्यों हुई है, क्योंकि उसके शरीर में एड्रीनलिन हार्मोन की कमी हुई है, जिसे एक्रोमेगेली कहा जाता है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन की कमी, जिसे जाइगेंटिज्म कहा जाता है। एपिफाइजल प्लेट्स बंद होने के बाद GH की अधिकता हो गई है, जिसे एक्रोमेगेली कहा जाता है। थायरोक्सिन की अधिकता हो गई है, जिसे जाइगेंटिज्म यहाँ पर कहा जाता है। अब देखो इसने हमारे लिए चीजें थोड़ी सी आसान कर दी है, कि उसने यहाँ पर सिम्टम्स लिखे हैं कि एड्रेनालिन की कमी से क्या हो रहा होगा, एक्रोमेगेली हो रहा होगा। अब अपन यहाँ पर ऑप्शंस कट करेंगे, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में दिखते हैं तो डायरेक्टली क्या पूछा जाता है कि कौन सी बीमारी है, एक्रोमेगेली है, जाइगेंटिज्म है ना, एक्रोमेगेली है या फिर जाइगेंटिज्म है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या दे दिए, कुछ सिम्टम्स भी दे दिए। अब आप देखो कि अगर एड्रेनालिन हार्मोन की कमी यहाँ पर होगी, शरीर में एड्रेनालिन हार्मोन की कमी होती है। एड्रेनालिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, एड्रेनालिन ग्रंथि से रिलीज होता है ना, एड्रेनालिन ग्रंथि से, जो कि आपको पता होगा कि जो हमारे शरीर में कार्टिसोल को मैनेज करके चलता है। यही कार्टिसोल हमारा किडनी से जो यूरिनेशन वाला प्रोसेस है, उसमें सोडियम पोटेशियम का संतुलन बनाए रखने से रिलेटेड है। ठीक है, अगर इस हार्मोन की कमी हो रही है तो डेफिनेटली लो बीपी होगा, है ना, सोडियम पोटेशियम का जो संतुलन है बॉडी में वो बिगड़ेगा, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा यूरिनेशन के साथ, मूत्र के साथ रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और एड्रीनलिन की अधिकता होती है तो हाई बीपी यहाँ पर हो जाता है, और जो हमारे बॉडी का जो इलेक्ट्रोलिक बैलेंस यहाँ पर होता है वो भी बिगड़ जाता है। ठीक है, तो एड्रीनलिन हार्मोन की कमी से एडिसन डिसीज यहाँ पर होती है। ठीक है, इसे एडिसन डिसीज यहाँ पर कहा जाता है, जिसमें बीपी से रिलेटेड इश्यूज होना, है ना, थकान वगैरह होना, ये सारी चीजें होती है। तो एड्रीनलिन की कमी से एक्रोमेगैली तो नहीं होता है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन की कमी से जाइगेंटिज्म होगा, तो ग्रोथ हार्मोन की अधिकता से जाइगेंटिज्म होता है। देखो दो चीजें होती है, एक तो ग्रोथ हार्मोन की कमी यहाँ पर होना, जिसकी वजह से आपने देखा होगा ड्रॉफिज्म होता है, बोनापन यहाँ पर होता है। अगर किसी बच्चे में ग्रोथ हार्मोन की कमी है तो डेफिनेटली वो उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, वो बोना यहाँ पर रह जाएगा, जिसे अपन क्या कहते हैं, ड्रॉफिज्म कहते हैं। अगला, अगर ग्रोथ हार्मोन की अधिकता हो गई तो यहाँ पर फिर दो केस होते हैं। छोटे बच्चों में ग्रोथ हार्मोन की कमी होगी तो उसको अधिकता होगी तो उसको अलग नाम दिया जाएगा, और ग्रोथ हार्मोन की यहाँ पर बड़े वयस्कों में, जैसे बोला है 20 वर्षीय वयस्क में अगर अधिकता होगी एडल्टहुड में, तो उसको अलग नाम दिया जाएगा। ग्रोथ हार्मोन की अधिकता से बच्चों में जो डिसीज होती है उसे जाइगेंटिज्म यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, और ग्रोथ हार्मोन की अधिकता से एडल्ट में अगर कोई डिसीज यहाँ पर होती है तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा एक्रोमेगेली। ठीक है, जवाब आपको खुद से ही देना है, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि इसका आंसर क्या होगा। मैं अभी सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये चीजें ये कहलाती है। तो एड्रीनलिन की कमी से एक्रोमेगेली होगा, ये चीज गलत हो गई। ग्रोथ हार्मोन की अधिकता से जाइगेंटिज्म होता है, वो छोटे बच्चों में होता है। ठीक है, तो ये वाला तो यहीं से गलत हो गया कि ग्रोथ हार्मोन की कमी। एपिफाइजल प्लेट्स बंद हो जाती है, जिसके बाद ग्रोथ हार्मोन की अधिकता हो जाती है, और उसकी वजह से एक्रोमेगेली होगा।
ठीक है, ये बात बिल्कुल सही हो रही है। थायरोक्सिन की अधिकता से जाइगेंटिज्म होता है, तो थायरोक्सिन की अधिकता से जब बॉडी में थायराइड हार्मोन बढ़ने लग जाता है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म यहाँ पर होता है। तो इसका जाइगेंटिज्म से ग्रोथ से कोई कनेक्शन नहीं है ना? तो मतलब ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। अब ये एपिफाइजल प्लेट्स जो यहाँ पर एक नया शब्द यूज़ करा है, इसका मीनिंग क्या होता है? ठीक है? तो ये जो आपको बोला है ना कि ये 20 साल का लड़का है, लेकिन अगर आप इसका फेस देखोगे, इसके ईयर देखोगे, इसके हैंड देखोगे, इसकी जॉ लाइन यहाँ पर देखोगे, ठीक है? हेड यहाँ पर देखोगे, तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि ये बहुत एज में है ना? इसकी बहुत ज़्यादा आयु हो चुकी है, लगभग 35 से 40 साल का ये दिख रहा है। तो बेसिकली एपिफाइजल प्लेट्स क्या होती है, हमारे बोन में जो कार्टिलेज होता है, यहाँ पर ये रहती है, ठीक है? अब क्या हो रही है कि हड्डियाँ तो स्टिक हो गई, मतलब हड्डियाँ तो कांस्टेंट हो गई है, मतलब अब ग्रोथ कांस्टेंट हो गई है, 20 साल का व्यक्ति है, तो उसकी हाइट वगैरह जो हो गई, लेंथ वगैरह जो हो गई, वो एकदम कांस्टेंट होने लगेगी, वयस्क अवस्था में हो जाती है, ठीक है? लेकिन क्या हो रहा था उसके अंदर जो ये टिश्यूज़ होते हैं, है ना? टिश्यू मतलब जो ऊतक होते हैं, वो अभी भी ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है? उसके शरीर के अंदर जो ऊतक होंगे, है ना? वो अभी भी क्या कर रहे होते हैं? ग्रो कर रहे होते हैं। दैट मीन्स कि हड्डियाँ तो कांस्टेंट हो गई है, लेकिन एपिफाइजल प्लेट्स अभी भी क्या कर रही है? ग्रो कर रही है। तो ये इसकी वजह से क्या होता है कि हड्डियाँ मोटी होने लग जाती है। तो आपने देखा होगा कि जहाँ-जहाँ पर भी जॉइंट्स होंगे, वहाँ पर ये चीज़ें क्या हो जाएगी, है ना? बॉडी में एकदम ग्रोथ बढ़ने लगेगी। तो ये जॉ लाइन आप देख सकते हो, हेड देख सकते हो, टंग एकदम से बड़ी हो जाती है। तो ये कुछ बेसिक सिम्पटम्स यहाँ पर देखे जाते हैं एक्रोमेगाली के। और सेम चीज़ छोटे बच्चों में भी होती है। छोटे बच्चों में जाइगेंटिस्म यहाँ पर उसे नाम दिया गया है, ठीक है? तो इन शॉर्ट अगर अपन चारों डिसीज को देखें, तो जाइगेंटिज्म का मतलब क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन की अधिकता हो जाना बचपन में। एक्रोमेगाली का मतलब हो जाता है ग्रोथ हार्मोन की अधिकता हो जाना एडल्टहुड स्टेज में, जो कि अभी 20 साल दिया है, ठीक है? ग्रोथ डिफिशियंसी की वजह से ड्वार्फिज्म यहाँ पर होता है बोनापन, और थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता अगर हो जाए तो हाइपोथायरायडिज्म यहाँ पर हो जाता है, ठीक है? हाइपरथायरायडिज्म यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है? ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कोड, क्वेश्चन आईडी के साथ ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से आंख का कौन सा भाग मुख्य रूप से आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? आँख का कौन-सा हिस्सा है जो आँखों में जो लाइट प्रवेश करती है, जैसे एकदम से तेज लाइट आ रही है सामने से, ठीक है? या बहुत कम लाइट आ रही है, अंधेरे में हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? कॉर्निया के द्वारा, आइरिस के द्वारा, लेंस के द्वारा, या फिर रेटिना के द्वारा इसे कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, तो इसे कंट्रोल करने वाला कौन होगा? आइरिस यहाँ पर होगा। बेसिकली आप ये देख रहे हो, ये वाला जो भाग है, ये आइरिस है। इसके बीच में जो सेंटर वाला पार्ट होता है, वो पुतली यहाँ पर होता है, प्यूपिल जिसे यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है? तो अब ये चीज़ें किस तरीके से काम करती है, इसको अपन एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले कंट्रोल कौन करेगा? आइरिस कंट्रोल करेगा, ठीक है? किससे कंट्रोल करेगा? आइरिस कैसे मैनेज करता है? तो आइरिस ये वाला हिस्सा हो गया अपना, ठीक है? ये वाला हिस्सा क्या हो गया? आइरिस यहाँ पर हो गया। अब ये क्या करता है, इस पुतली को, ये जो पुतली यहाँ पर हो गई, इसको क्या करेगा, या तो स्ट्रेच करेगा, अगर उसको कम विजिबिलिटी है तो डेफिनेटली वो उसको खींचेगा, ठीक है? और ज्यादा एकदम रोशनी आ रही तो वो उसको क्या कर देगा, छोटा कर देगा, ठीक है? तो वो पुतली के आकार को कंट्रोल करता है, ताकि आंख में जाने वाला जो प्रकाश है ना, वो मैनेज हो जाए कि हमें कम दिखना है या ज्यादा रोशनी में दिखना है, उस तरीके से। बाकी सारे ऑप्शन अपन समझ लेते हैं। तो ये तो समझ में आ गया, इसका आंसर बी हो गया। कॉर्निया क्या कर रहा है? तो कॉर्निया आँख का पारदर्शी ट्रांसपेरेंट भाग होता है, जहाँ से बेसिकली जो हमारा मेन प्रोसेस होता है ना, प्रकाश का अपवर्तन करना, फोकस करना इमेज को, ठीक है? वो काम कौन करेगा? कॉर्निया यहाँ पर करेगा, ठीक है? ये वाली चीज़ हो गई। आइरिस का भी अपन ने देख ही लिया कि आँख का जो रंगीन वाला भाग है, ये वाला, ये आइरिस होगा। प्यूपिल जो साइज़ होगा, उसके को कंट्रोल करके चलेगा। है ना? उसके साइज़ को चेंज करके प्रकाश आने वाला जो है आँखों में, उसको मैनेज करता है। लेंस आपको पता ही है ना? ये पूछा जाता है कि आँखों में जो लेंस ये चीज़ें मैनेज करता है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो समंजन की प्रोसेस या फिर अकोमोडेशन की प्रोसेस यहाँ पर कहा जाता है, जो अपनी वक्रता दूरी को बदल कर, है ना? प्रकाश को कहाँ पर फ़ोकस करवाता है? रेटिना पर फ़ोकस करवाता है। तो ये काम किसका हो गया? ये काम हो गया लेंस का, है ना? तो पुतली के पीछे का जो ट्रांसपेरेंट भाग होगा, वो अपना लेंस हो जाएगा, ठीक है? ये क्या कार्य करता है? ये अकोमोडेशन का कार्य करता है, इमेज को समंजन करने का कार्य करता है, ताकि उसको कहाँ पर फोकस किया जा सके? आपके रेटिना पर फोकस किया जा सके, ठीक है? अब रेटिना लास्ट का, आँख के पीछे का जो अपन बोल सकते हैं प्रकाश संवेदी भाग यहाँ पर होता है ना? ये जस्ट लाइक एक स्क्रीन की तरह कार्य करेगा, जो हमेशा वास्तविक, मतलब रियल और उल्टी इमेज यहाँ पर बनाएगा, उल्टी छवि यहाँ पर बनाएगा। इसी में रोड्स और कोन यहाँ पर लगे हुए रहते हैं, है ना? जो अपने ब्रेन को यहाँ तक ऑप्टिकल नर्व के थ्रू ब्रेन को मैसेज जाता है और उल्टी इमेज को यहाँ पर रीड करता है। ठीक है? ये हो गए हमारे आँख के चारों पार्ट।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर आपको सही लग रहा है? देखो अब ये आ गया अपना एसिड बेस वाला। BOH3 जल अणुओं को H+ दान करके अम्ल की तरह कार्य करता है। ठीक है, अगला बोल रहा है BOH3 OH आयन मुक्त करके अम्ल की तरह कार्य करता है। मतलब अपन ने एक थ्योरी पढ़ी थी सेकंड नंबर के सेशन में, एसिड बेस थ्योरी। ठीक है, ऐसे अभी तक आपने देखा होगा यूट्यूब पर हम 16 क्लासेस ले चुके हैं चैप्टर वाइज, जिसमें 9-10 का एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है केमिस्ट्री के, वो अपन ने कंप्लीट किए। क्योंकि केमिस्ट्री कॉमन है और डेफिनेटली आपको केमिस्ट्री के इसी तरीके से रिएक्शंस वाले क्वेश्चन हो गए, ये ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो 16 क्लासेस है, आप जरूर से जाकर उनको विजिट करें, उसमें अपन ने हर टाइप के क्वेश्चन करें। तो अभी अपन बात कर रहे थे एसिड बेस थ्योरी की। तो अलग अलग लोगों के द्वारा एसिड बेस अलग अलग थ्योरी यहाँ पर दी गई है। जैसे सबसे कॉमन आती है आपकी अर्हीनियस थ्योरी यहाँ पर हो गई। ठीक है, जैसे यहाँ पर हो गई अपनी लुइस शार वाली, है ना, लुइस एसिड बेस थ्योरी यहाँ पर हो गई। ऐसे कई सारी थ्योरीज यहाँ पर चलती, सबने अलग अलग डेफिनेशन दी है एसिड और बेस को लेकर। तो यहाँ पर देखो कि BOH3 के लिए पूछा हुआ है, तो आपने इसका नाम सुना होगा। BOH3 किसके अंदर आता है? लुइस वाली थ्योरी में ये काउंट किया जाता है। ठीक है, तो वहां से अपन इसको थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे। तो BOH3 जल अणुओं को H+ दान करके अम्ल की तरह कार्य करेगा, OH- आयन मुक्त करके अम्ल की तरह कार्य करेगा। ठीक है, BOH3 जल अणुओं से OH को स्वीकार करके अम्ल की तरह कार्य करेगा, या BOH3 एक क्षार है। तो डेफिनेटली BOH3 एक एसिड यहाँ पर होता है। बेसिकली लुइस ने क्या कहा है, मतलब लुइस की जो एसिड बेस थ्योरी है, ये हमें किस बारे में यहाँ पर बताती है? तो एसिड बेस थ्योरी में अगर अपन देखेंगे, तो लुइस एसिड किसे कहा जाता है? जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट यहाँ पर करेगा। जैसे अभी तक अपन पढ़ रहे थे ना, H+ को एक्सेप्ट करना, OH को पानी के साथ डोनेट यहाँ पर करना, इस तरीके की जो अरहिनियस और बाकी सब थ्योरी अपन ने पढ़ी है। तो लुईस थ्योरी यहाँ पर क्या होती है? जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को, है ना, इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करेगा। और लुईस बेस थ्योरी क्या होती है? जो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो होगा, है ना, उसको क्या करेगा? यहाँ से डोनेट करेगा। बेसिकली हम लोग कहें कि बेस क्या होता है? जिसके पास अपना लोन पेयर होगा, है ना, जो अपने लोन पेयर को किसी दूसरे कण को यहाँ पर क्या करेगा? डोनेट करेगा, उसे क्या कहा जाता है? लुईस बेस यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, और एसिड में इसका उल्टा हो जाएगा, जो लोन पेयर ग्रहण करेगा। ठीक है, अगर मैं एक लुईस बेस का एग्जांपल यहाँ पर दूं, तो मैं यहाँ पर दे सकती हूँ NH3 का। और लुईस एसिड में आपके सामने रखा हुआ ही थी, है ना। एक तो जैसे AlCl3 यहाँ पर हो गया, BF3 यहाँ पर हो गया, ये सब किसके अंदर आ जाते हैं? BOH थ्राइस यहाँ पर हो गया, ये सब लुईस एसिड में हो गए। ठीक है, तो अब आ जाते हैं पहले अपन ऑप्शन के ऊपर। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर एसिड बेस थ्योरी से बात करूँ, तो ये तो हमें पता है कि BOH थ्राइस जो होगा वो एसिड यहाँ पर होगा। पर कैसे? लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये एसिड कैसे हुआ? क्योंकि ये जो BOH थ्राइस यहाँ पर है, ये पानी के साथ क्रिया करेगा, है ना। पानी के साथ जब ये रिएक्शन यहाँ पर करेगा, जब ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये सबसे पहले तो ये जो OH आयन होता है, इसको ग्रहण करता है। जैसे ये इसको ग्रहण करेगा और यहाँ से ये क्या देगा? H3O आयन यहाँ पर देगा। ठीक है, ये इस तरीके से अपन ने इसको कर लिया बैलेंस। तो BOH3 लुईस एसिड इसलिए है क्योंकि ये जल अणुओं से, पहले तो जल के अणुओं से इसने एक OH आयन लिया, या भी OH3 था, इसने एक OH तो यहाँ से ले लिया, OH आयन को ग्रहण किया और किसकी तरह बिहेव कर रहा है? पहले तो ये OH ले भी रहा है। ठीक है, जो हमने दूसरी थ्योरीज में पढ़ा था एसिड बेस की, कि OH लेना, H+ देना, इस तरीके से। तो इसने पहले तो OH को लिया, और OH को लेकर इसने क्या करा? फिर हाइड्रोनियम आयन यहाँ पर दिया। तो एसिड की थ्योरी तो यहाँ पर प्रूफ हो गई, है ना, कि जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा? एक्सेप्ट यहाँ पर कर रहा होगा। तो BaOH3 जो है जल के अणुओं से OH आयन को पहले ग्रहण करेगा और फिर क्या करेगा? एज अ एसिड यहाँ पर रिएक्ट करेगा। तो हर जगह अगर ऐसा दे रखा हो कि OH को ग्रहण करने वाली चीज क्षार होती है और H+ आयन देने वाली एसिड होगी, वो चीज यहाँ से फिर आपकी गलत हो जाएगी, जो बेसिक थ्योरी अपन देखते हैं। तो BOH थ्राइस पहले OH को ग्रहण करके फिर हाइड्रोनियम आयन देता है और फिर एज अ एसिड की तरह ये रिएक्ट करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि धारा परिपथ में वोल्टेज को 3 गुना कर दिया जाए, रेजिस्टेंस को 2 गुना कर दिया जाए, मतलब वोल्टेज को कितना कर दिया जाए? 3V यहाँ पर कर दिया जाए, और रेजिस्टेंस को 2R यहाँ पर कर दिया जाए, तो करंट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ से देखो V इज इक्वल टू क्या होगा? IR यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब वोल्टेज कितना बोला इसने? अच्छा, अपन को निकालना क्या है? करंट निकालना है। तो I इज इक्वल टू क्या होता है? V/R यहाँ पर होगा, है ना। तो नया वाला आई डैश क्या हो जाएगा? वोल्टेज 3V यहाँ पर कर दिया, रेजिस्टेंस 2R यहाँ पर कर दिया, मतलब ये 3/2 हो जाएगा पुराने वाले करंट का, मतलब 1.5 गुना यहाँ पर हो गया। ठीक है, 1.5 गुना यहाँ पर हुआ।
अब इसने सारी चीजें पूछी है परसेंटेज में, तो हम लोग इसको परसेंटेज में चेंज कर देते हैं। 300/2 R यहाँ पर हो जाएगा, मतलब 150 R यहाँ पर हो गया। तो नया वाला करंट जो है पुराने वाले करंट का कितना हो गया, 150 गुना यहाँ पर हो गया, है ना, 150 I यहाँ पर हो गया। अब इसने पूछा है कि जो वृद्धि हुई है वो कितने की हुई है, तो मान लो पहले कितना था, 100% यहाँ पर था, ठीक है, कितना हो गया, 150% यहाँ पर हो गया। कितने की वृद्धि हुई है, तो 50% की यहाँ पर वृद्धि हुई है, ठीक है। तो वृद्धि में आपको बोलना है 50% की वृद्धि हुई है। कितने गुना हुआ है, तो 150 गुना यहाँ पर हुआ है। अभी इंक्रीमेंट पूछा था, इंक्रीमेंट आपको गलती से 150 नहीं लगाना है, क्या लगाना है, 50% की वृद्धि हुई है। और कितने गुना हुआ है, तो 150 गुना या 150 टाइम्स यहाँ पर हुआ है ना। तो बस जल्दबाजी में 150 आंसर मत करके आ जाना, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर 150 दिखता है हम लोग सबसे पहले 150 सिलेक्ट करके आते हैं, ठीक है। उसका ध्यान रखना, किसने इंक्रीमेंट पूछा है, तो 50% का इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब पहले 100% था, अब कितना हो चुका है, 150%। तो वृद्धि कितने की हुई है, 50% की यहाँ से इसमें वृद्धि देखने को मिली है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मेंडलीव के तत्वों के गुणों में देखी गई दोहराव वाली प्रवृत्ति को व्यक्त करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। मतलब मेंडलीव की आवर्त सारणी आपने देखी है, तो उसमें जब भी आप पीरियोडिक टेबल के बारे में देखते हो, तो उसमें हमारे जो कॉलम्स होते हैं, जैसे वर्ग 1 हो गया, वर्ग 2 यहाँ पर हो गया, समूह 17 के तत्व हो गए, समूह 18 के तत्व यहाँ पर हो गए, तो उनमें कुछ विशेषता देखने को मिलती है ना। जैसे कि समूह 17 वाले हेलोजन यहाँ पर हो गए, समूह 18 वाले अक्रिय गैसेस यहाँ पर हो गए, जो वायुमंडल में किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे कॉलम्स डिसाइड किए हुए हैं, वर्ग डिसाइड किए हुए हैं। तो ये जो दोहराव वाली प्रवृत्ति है, इसको क्या नाम दिया गया, पीरियोडिक अलाइनमेंट कहा गया, पीरियोडिक साम्यता कहा गया, आवर्ती अनुनाद यहाँ पर कहा गया, या फिर पीरियोडिक रिकरेंस यहाँ पर इसे नाम दिया गया है। तो देखो ये जो दोहराव होता है, जो रिपीटेशन होता है उनके गुणों का, उसे क्या कहा जाता है, पीरियोडिक रिकरेंस यहाँ पर कहा जाता है, मतलब पीरियोडिक पुनरावृत्ति उनकी यहाँ पर हो रही है, ठीक है। वो कैसे दिखता है, वो आपको समूह वाइज दिखेगा। समूह 1 के तत्व में कुछ विशेषताएं हैं, समूह के 2 के तत्वों में सब समान व्यवहार को प्रदर्शित करें, समूह 17 में हेलोजन गैसेस जो रिएक्टिव यहाँ पर होगी वो सब सेम गुणों को प्रदर्शित कर रही है। समूह 14 आपका कार्बन फैमिली यहाँ पर हो गया, वो सब समान गुणों को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। तो उसे कहा जाता है आवृत्ति की क्या हो गई है, पुनरावृत्ति हो गई है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एज अ होमवर्क है, इसको मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा। पूछा क्या गया है, सनसेट और सनराइज के समय जो कलर होता है वो रेड क्यों हो जाता है, ठीक है। उसके पीछे का रीजन आपको बताना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी क्लास 10th में जो प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर है, लाइट चैप्टर है, उससे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जितने भी क्वेश्चन अभी आप पेपर में देख रहे हो ना, तो 99% क्वेश्चन आपके केवल एनसीईआरटी 9th और 10th से पूछे गए। कुछ क्वेश्चन जो बेसिक है, जो 7th 8th में आपको देखने को मिलेंगे। तो 99% आप 9 10th के जितने भी चैप्टर्स है उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, तो आपकी सारी चीजें वैसे ही हो जाएगी, ठीक है। बहुत ज्यादा भी इतना डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले अपने जो बेसिक कंसेप्ट है उनको बहुत अच्छे से क्लियर करो, क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और ऑप्शन थोड़े से आगे पीछे करके इन्होंने पूछ रखे हैं, ठीक है। तो कमेंट करिएगा इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा। बाकी हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।